प्यारे साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। तो देखिए, आज के वीडियो में हम लोग लेके आए हैं बिहार डीएलएड संयुक्त परीक्षा में पूछे जाने वाले गणित के सवाल। काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। देखिए, पहला सवाल क्या पूछा गया है कि एक्स अक्ष से बिंदु 3, 5 की दूरी है। देखिए, एक्स अक्ष से बोला है। देखिए, दो अक्ष होते हैं, ये जो है अक्ष होता है ये वाई अक्ष होता है, और एक अक्ष होता है ये एक्स अक्ष होता है। ठीक है, जो सीधा खड़ा होता है उसे वाई अक्ष कहेंगे, और जो पड़ा हुआ रहता है उसे एक्स अक्ष कहेंगे। तो बोला है कि बिंदु 3, 5 की दूरी, मान लेते हैं बिंदु 3, 5 यहाँ पे है। ठीक है, 3, 5 यहाँ है, तो ये जो 3 होता है ये किसका एक्स का मान होता है, और 5 जो होता है वाई का मान होता है। अगर यहाँ से हम इसकी दूरी देखें, एक्स अक्ष से अगर इसकी दूरी देखेंगे तो वाई का मान होगा, क्या होगा, वो वाई का मान होगा। यानी ऑप्शन ए इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा। एक्स अक्ष से दूरी बोलेगा तो आपको वाई का मान दे देना है, और अगर वाई अक्ष से दूरी बोलेगा तो आपको एक्स का मान दे देना है। चलिए, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, यदि किसी बारंबारता सारणी का माध्य 27 और माध्यिका 33 है तो बहुलक क्या होगा। देखिए, बहुलक निकालने का एक फॉर्मूला होता है कि बहुलक बराबर 3 माध्यक -2 माध्य बहुलक बराबर 3 माध्यक -2 माध्य। ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है। 3 गुना माध्यक का मान देखिएगा आपका 33 है, -2 गुना माध्य का मान देखिए कितना है, 27 है। तो 3 और 33 का जब गुना करेंगे तो 99, और -27 दूनी 54 हो जाएगा। घटाइए, 9 में से 4 घटा 5, और 9 में से 5 घटा 4, 45 इसका आंसर होगा। देखिए, ऑप्शन सी में है, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। अगला सवाल देखिएगा कि बिंदुओं -2, 2 और -2, 2, देखिए दोनों बिंदु सेम है। हालांकि यहाँ पे ये सवाल गलत टाइप का लग रहा है, दोनों बिंदु सेम तो हो नहीं सकता। ये वाला जो है ना, एक बिंदु प्लस होगा, एक बिंदु माइनस होगा। को मिलाने वाली रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करें। तो देखिए, अगर हम निकालें मध्य बिंदु का निर्देशांक का क्या फॉर्मूला होता है कि x का मान निकालेंगे तो क्या करेंगे, x1 प्लस x2 बटे में 2 करते हैं। ठीक है, तो x1 का मान यहाँ पे देखिए कितना है, यहाँ पे है -2, और x2 का मान कितना है, तो 2 + 2 बटे में 2 कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे कट के 0 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 0। वहीं जो y का मान होगा, y1 और y2 को जोड़ लेते हैं, तो y1 का है 2, और y2 कितना है, -2, फिर बटे में 2 कर देंगे। तो 2 और -2 बटे 2 करेंगे तो यहाँ पे इसका भी आंसर कितना हो जाएगा, 0। तो देखिए, x का भी मान कितना आया, 0, y का भी मान 0, तो जो मध्य बिंदु होगा वह 0, 0 होगा। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 0, 0 को क्या कहा जाता है, मूल बिंदु भी कहा जाता है। अगला सवाल देख लेते हैं। दो वृत्तों के क्षेत्रफलों का अनुपात 9:4 है, तो उनकी परिधियों का अनुपात होगा। देखिए, क्षेत्रफल का अनुपात है। मान लेते हैं पहला जो वृत्त है उसका त्रिज्या r1 है, तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, r1 का स्क्वायर, पाई r1 का स्क्वायर, और दूसरा जो त्रिभुज होगा उसका क्षेत्रफल होगा पाई r2 का स्क्वायर। दोनों का अनुपात है 9:4। देखिए, पाई पाई दोनों में सेम है, कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ से जब स्क्वायर खत्म हो जाएगा इसका तो इधर रूट चढ़ जाएगा। ठीक है, जो ये रूट से बाहर करेंगे तो 9 का वर्गमूल हो जाएगा 3, और 4 का वर्गमूल हो जाएगा 2। तो r1 और r2 का अनुपात कितना आया, 3:2 आया। कितना आया, 3:2 आया। ठीक है, लेकिन हमको परिधि का अनुपात मांग रहा है, तो परिधि क्या होता है, 2πr। तो पहला वाले को r1 मान लेते हैं, दूसरा वाले को 2πr2 मान लेते हैं। तो 2π आपस में कैंसिल, तो क्या मांगा है, r1 और r2 का अनुपात। देखिए, r1 और r2 का अनुपात हमने यहाँ पे ज्ञात किया 3:2, यही इसके परिधि का अनुपात हो जाएगा। यानी देखिए किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन ए में है, ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा बिल्कुल। चलिए आगे देख लेते हैं। अगला सवाल यहाँ पे है, किसी निश्चित धन पर 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्षों के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में 15 रुपये का अंतर है, तो कुल धन क्या होगा। देखिए, सवाल तो काफ़ी ज़्यादा लंबा है, लेकिन जवाब काफ़ी ज़्यादा आसान आपको बताएंगे। देखिए, जब भी आपको साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का डिफरेंस निकालना है, वो भी 2 वर्षों के लिए। कितने वर्षों के लिए, 2 वर्षों के लिए। तो आपको एक फॉर्मूला ध्यान रखना है, डी मतलब डिफरेंस होता है बराबर P × R/100 का होल स्क्वायर। ठीक है, R क्या है, रेट है, P आपका मूलधन है। तो इस तरह से आप डिफरेंस निकाल सकते हैं। लेकिन हमें यहाँ पे क्या बोला है कि डिफरेंस 15 का अंतर है। डिफरेंस का मान ऑलरेडी दिया गया है, तो D की जगह में 15 रख देंगे। P का मान निकालना है, यानी मूलधन निकालना है।
तो p को रख देंगे, r का मान है 10 तो 10/100 कर देंगे और यहाँ पे होल स्क्वायर। देखिए ये जीरो आपस में कैंसिल हो जाएगा। तो देखिए 15 बराबर क्या हो जाएगा, p इंटू 1/10 का स्क्वायर कितना 100 हो जाएगा। ठीक है, तो उस तरह से अगर हम इसको ये करें हल करें तो p बराबर हो जाएगा 15 गुना 100 यानी 1500 रुपये हो जाएगा p का मान। मूलधन कितना हो जाएगा, 1500 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1500 हो जाएगा। ऑप्शन 4 में है 1500, ऑप्शन 4 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। देखिए ये वाला फॉर्मूला बस ध्यान रखना है, यही फॉर्मूले पे पूरा खेल टिका हुआ है। चलिए आगे देख लेंगे। अगला सवाल है, 2 अंकों की संख्या और उस संख्या के दोनों अंकों के योग के बीच का अनुपात 4:1 है। ठीक है, नहीं 2 अंकों की संख्या है, संख्या और उसके योग का जो अनुपात कितना बोला है, 4:1 बोला है। ठीक, यदि इकाई स्थान पर स्थित अंक दाहिने स्थान पर स्थित अंक से 3 अधिक है। क्या बोला है कि इकाई स्थान में जो अंक होगा वो दाहिने स्थान से 3 ज़्यादा होगा। बस इस कथन को आप लेके चलिए। तो देखिए इकाई स्थान पर 6 है और दाहिने स्थान पर 6 है, इकाई स्थान पर 3 है, तो ये 6 इकाई स्थान वाला 3 अधिक होना चाहिए था, लेकिन ये 3 कम हो गया, यानी ये ऑप्शन तो गलत हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन देखिएगा, दाहिने स्थान में 6 है, इकाई स्थान में दाहिने स्थान में 3 है, इकाई स्थान में 6 है। तो देखिए इकाई स्थान दहाई से कितना ज़्यादा है, तो 3 ज़्यादा है। बिल्कुल ये वाला जो है, ये वाला ऑप्शन बिल्कुल इस कथन में फिट बैठ रहा है, तो यही इसका सही आंसर हो जाना चाहिए। आगे आप मिलाइएगा तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, तो ऑप्शन 2 ही बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए सवाल लंबा देख के आपको उलझना नहीं है, बल्कि उसको आगे पढ़ना है और बिल्कुल आसानी से ऑप्शन से हल कर लेना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिएगा अगला सवाल है कि 11 वस्तुओं का क्रय मूल्य 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो प्रतिशत लाभ क्या होगा। 11 वस्तुओं का क्रय मूल्य बोला है, तो 11 वस्तुओं का क्रय मूल्य मतलब क्या होता है, CP, तो 11 गुना CP कर देंगे, बराबर होगा किसके, तो 10 वस्तुओं का विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य क्या होता है, SP होता है, सेलिंग प्राइस। तो ये दोनों आपस में बराबर, तो वहीं हम लोग क्या करते हैं, CP और SP का अनुपात निकाल लेते हैं। तो CP/SP बराबर क्या हो जाएगा, 10/11 नीचे चला जाएगा, तो हो जाएगा 10/11, यानी 10 रुपये में खरीदा गया तो बेचा गया 11 रुपये में। तो यहाँ पे लाभ मांगा है। देखिए 10 रुपये में कोई सामान खरीदा गया, 11 रुपये में बेचा गया, तो लाभ कितने का हुआ, 1 रुपये का। बिल्कुल 1 रुपये आपको लिख लेना है। कितने में लाभ हुआ, तो हमेशा जो लाभ होता है वो क्रय मूल्य पर होता है, तो क्रय मूल्य 10। 1 रुपये का लाभ हुआ 10 रुपये पर, तो इंटू 100 कर देंगे, यानी 100% कर देंगे प्रतिशत में बदलने के लिए। ये जीरो आपस में कैंसिल, 10 से कम 10, कितना का लाभ होगा, 10% का लाभ होगा। देखिए ऑप्शन 3 में है, बिल्कुल ऑप्शन सी इसका, ऑप्शन 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। देखिए अगला सवाल है कि एक बेलन तथा एक शंकु की त्रिज्याओं का अनुपात 3:4 है, इनकी ऊंचाइयों का अनुपात 2:3 है, तो इनके आयतनों का अनुपात क्या है। ठीक है, बेलन का त्रिज्याओं का अनुपात दिया हुआ, तो देखिए ये मान लेते हैं कि ये जो है, यह पहला बेलन जो है R1 है, ये दूसरे बेलन का है R2 है। उसी तरह से यह वाला जो मानेंगे ऊंचाई, ये H1 मान लेंगे, ये H2 मान लेंगे। ठीक है, ये H2 हो जाएगा। तो इनके आयतनों का अनुपात मांगा है, एक बेलन है और एक शंकु है। तो देखिए बेलन का आयतन क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा πr²h। ठीक है, इसका अनुपात निकालेंगे किससे, तो शंकु के आयतन से। शंकु का आयतन तो 1/3 πr²h। तो देखिए पाई दोनों में सेम है, ये तो कैंसिल हो जाएगा। अब r यहाँ पे इसको R1 बोलते हैं, इसको H1 बोलते हैं, इसको R2 बोलते हैं, इसको H2 बोलते हैं। ठीक है, तो R1 का मान देखिएगा 3 है, तो यहाँ पे कर देंगे 3 का स्क्वायर गुना H1 का मान देखिएगा तो कितना है, 2 है। ठीक है, उसी तरह से अनुपात का निशान देंगे, फिर 1/3। अब R2 का मान देखिए, तो R2 का मान है 4, तो 4 का स्क्वायर कर देंगे गुना H2 का मान कितना है, 3 है। देखिए ये 3 आपस में कैंसिल हो जाएगा, तो देखिए 3 का स्क्वायर 9 और दूनी कितना हो जाएगा 18। यहाँ पे अनुपात 4 का स्क्वायर 16, कितना हो जाएगा 16। इन दोनों को जब आप काटिएगा तो यहाँ पे आएगा 9 और यहाँ पे कितना आएगा 8, कितना आएगा 8, 9:8। देखिए किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन 1 में ही है, बिल्कुल 9:8 इसका सही आंसर हो जाएगा। इनके आयतनों का अनुपात होगा 9:8। अगला सवाल देख लेते हैं। एक फल विक्रेता 2 रुपये के 5 केले खरीदकर 3 रुपये के 4 की दर से बेचता है, उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। देखिए बिल्कुल
5 केला को कितना रुपए में खरीदता है, तो 2 रुपए में खरीदता है। ये बात आप ध्यान रखिए। देखिए उल्टा कर दिए कथन को, 5 केले को 2 रुपए में खरीदता है, तो आप लोग बताइए कि 100 केले को कितना में खरीदेगा। तो 2/5 गुना 100 कर देंगे 100 केले का मूल्य निकालने के लिए। तो 5 यहाँ पे 20 काट देंगे, कितना हो जाएगा 40। देखिए 100 केले को 40 रुपये में खरीद रहा है, ये इसका कॉस्ट प्राइस हम लोग मान लेते हैं। बेचता कितने में है, तो 4 की दर से 3 बेचता है, यानी 4 केले को 3 रुपये में बेचता है। तो उसी तरह से अगर 100 केले का निकाले कि 100 केले को कितने में बेचेगा, तो 3/4 गुना कितना कर देंगे 100 कर देंगे। तो 4 से जब 100 कटेगा 25, 25 से कितना हो गया 75 हो गया। ठीक है, 75 रुपये में बेचता है, ये इसका सेलिंग प्राइस हो गया। तो देखिए कॉस्ट प्राइस 40 रुपया और सेलिंग प्राइस 75 रुपया। तो 40 रुपये में खरीदा, 75 में बेचा, फायदा कितना का 35 का फायदा। कितने का 35 का फायदा। कितने में 40 में हुआ 35 का फायदा, और प्रतिशत में बदलने के लिए 100% से कर देंगे गुना। ये जीरो कैंसिल, 2 से काटेंगे यहाँ पे हो जाएगा 5। 35 गुना 5 अगर इसको हम लोग करते हैं, इसको अगर हल करते हैं तो 35 5 कितना होता है 175/2 हो जाता है। अब इसको जब हल करेंगे तो कितना आ जाएगा 2 8 16 2 7 14। देखिए 87.5% आ रहा है। कितना आ रहा है 87.5% का लाभ हो रहा है, यानी ऑप्शन 1 में है। ऑप्शन 1 जो है इस सवाल का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, 87.5% हो जाएगा। अगले सवाल को देख लेते हैं। देखिए अगला सवाल क्या है कि दी गई आकृति में M समानांतर N और कोण 1 का मान कितना है 65 डिग्री है, तो कोण 5 तथा कोण 8 का मान क्या होगा। देखिए यहाँ पे कोण 1 आपको यहाँ दिख रहा है, इसका मान कितना है 65 डिग्री बोला है। तो देखिए यहाँ जो ये कोण है, ये कोण 1 और कोण 3 आपस में बराबर होगा। ठीक है, कोण 3 भी क्या हो जाएगा आपका 65 हो जाएगा, क्योंकि ये 65 है तो ये भी 65 हो जाएगा, क्योंकि एकांतर कोण है। तो जब 3 अगर 1 के बराबर है, उसी तरह से 3 और 6 आपस में बराबर होगा। कौन सा बराबर होगा 3 और 6 आपस में बराबर हो जाएगा। तो हमको यहाँ पे कौन सा कोण निकालना है 5वां कोण निकालना है। ठीक है, ये 5 कोण। तो देखिए यहाँ ये बराबर हो जाएगा, यानी ये भी 65 हो जाएगा। जब ये कोण 65 हो गया तो ये वाला कोण और ये वाला कोण देखिए एक सरल रेखा पर है। सरल रेखा का कोण कितना होता है 180 डिग्री का होता है। 180 में से जब 65 को माइनस कर देंगे तो 115 आ जाएगा। ठीक है, यानी कोण 5 जो होगा, कोण 5 का मान कितना हो जाएगा 165 डिग्री हो जाएगा। वहीं हमको कोण 8 भी निकालना है। तो कोण 8 देखिए यहाँ है, ये वाला कोण अगर 65 है तो ये वाला कोण कितना होगा सेम हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों एकांतर कोण है। तो कोण 8 का मान कितना हो जाएगा, इसका मान हो जाएगा 65 डिग्री। तो इसका सही आंसर देखें, कोण 5 का मान 115 और कोण 8 का मान 65। तो ऑप्शन 1 में है, ऑप्शन 1 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, एक तार एक वृत्त के रूप में है जिसकी त्रिज्या 84 सेंटीमीटर है। उस वर्ग की भुजा ज्ञात करें जो तार को मोड़कर बनाया जा सकता है। देखिए एक क्या है, एक वृत्ताकार तार है। मान लेते हैं इस तरह का एक वृत्ताकार तार है। इसको हम लोग क्या बनाएंगे, तो एक वर्ग बनाएंगे। तो इसका क्या चीज़ सेम रहेगा, तो दोनों में परिमाप सेम रहेगा। क्या सेम रहेगा, परिमाप सेम रहेगा। यानी वृत्त का जो परिमाप होगा वो बराबर होगा किसके परिमाप के, तो वर्ग के परिमाप के बिल्कुल बराबर होगा। तो वृत्त का परिमाप का फॉर्मूला होता है 2πr और वर्ग का परिमाप का फॉर्मूला होता है 4 × भुजा। भुजा को a लिख लेते हैं। तो देखिए 2 × पाई का मान रख दिया 22/7 और r का मान कितना हो जाएगा, तो 84 बोला गया है। ठीक है, बराबर 4a हो जाएगा। 7 से जब काटेंगे 84 तो कितना बार में 12 बार में कटेगा, और 4 से जब 12 को काटेंगे यहाँ पर 3 हो जाएगा। ठीक है, तो a का मान कितना हो जाएगा 22 या 66 और गुना 22 दूनी है, कितना है 22 दूनी 44 हो जाएगा। 22 दूनी 44 और गुना 3, तो 44 और 3 का गुना कीजिएगा कितना हो जाएगा 132 सेंटीमीटर हो जाएगा। बिल्कुल 132 इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन 3 में है तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं। अगला सवाल है, 7 विद्यार्थियों का माध्य भार 55 किलोग्राम है। यदि उनमें से 6 का माध्य भार 58 किलोग्राम है तो 7वें का भार ज्ञात करें। देखिए 7 विद्यार्थी, तो 7 का भार कितना होगा, माध्य भार 55 बोला है तो सबका 55, पहला वाले का 55, दूसरा वाले का भी 55, तीसरा का भी 55, चौथा का भी 55,
पाँचवा का भी 55 और छठा जो होगा इसका भी 55, जो सातवां होगा इसका भी 55। तो सबका माध्य बोला है 55 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे बात आगे क्या बोला है कि 6 इनमें से जो है इनका माध्य भार 58 है। कितना है? 58 है। तो देखिए इनमें कितना जोड़ने पर 58 हो जाएगा, इनमें कितना जोड़ने पर 58 होगा, तो प्रत्येक में 3 जोड़ेंगे तब 58 होगा। तो 3 संख्या कितने में जोड़नी है? 6 में। तो 3 में अगर हम 6 जोड़ेंगे तो 6 या 18 जोड़ना पड़ेगा। कितना? 18। यानी 18 जो है ये लोग क्या किया, प्रत्येक में से 3 माध्य लेकर के चला गया 18। तो जो छठा वाला व्यक्ति होगा यानी 7वें नंबर पे, कौन सा? 7वां नंबर का जो व्यक्ति होगा इसका भार 18 किलोग्राम घटाना पड़ेगा, तब जाके इनका जो है 3 किलोग्राम करके बढ़ पाएगा। तो देखिए जो 7वां व्यक्ति है इनमें से क्या करते हैं, तो 18 को माइनस कर देते हैं। 15 में से 8 घटा 7 और यहाँ पे 4 में से घटा 3, 37 जो होगा वो 7वें व्यक्ति का भार होगा। ऑप्शन 4 में है, ऑप्शन 4 बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं। देखिएगा अगला सवाल है कि द्विघात बहुपद x इंटू 2x - 5 - 3 के शून्यांकों का योग होगा। देखिए इसको हम लोग द्विघात में लिख लेते हैं, तो ये हो जाएगा 2x² - 5x - 3। शून्यांकों का योग निकालने बोला है, तो योग निकालने के लिए सबसे पहले a का मान लिख लेते हैं 2, b का मान हो जाएगा ये वाला x का गुणांक -5 और c का मान हो जाएगा -3। तो हमको शून्यांकों का योग निकालने बोला है, योग होता है अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा का मान होता है -b/a। तो माइनस और b का मान है -5/2, तो कितना हो जाएगा 5/2। 5/2 ऑप्शन डी में है, ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। अगला है कि यदि 3, 4, 5, 17 तथा x का माध्य 6 है तो x का मान निकालना है। देखिए किसका? 3 + 4 + 5 + 17 प्लस एक्स। देखिए माध्य जब भी निकालना है आंकड़ों को जोड़ करके उनकी संख्या से भाग देना होता है। तो संख्या है 5 बराबर कितना बोला है? 6 बोला है। तो देखिए इन सबको जोड़ेंगे 17 × 5 = 22, 22 × 4 = 26 और 3 = 29। कितना हो जाएगा? 29 + x और बराबर ये 5 इस 6 से गुना होकर हो जाएगा 30। तो 29 + x बराबर 30, यानी x का मान कितना हो जाएगा? 30 - 29। तो x बराबर 1 हो जाएगा। कितना? 1 हो जाएगा। बिल्कुल यहाँ पे जो x का मान हो जाएगा वो हो जाएगा 1। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं। अगला है कि यदि बहुपद x² - 9x + a के मूलों का गुणनफल 8 है तो a का मान क्या होगा? देखिए मूलों का गुणनफल बोला है, तो सबसे पहले हम इसमें से a का मान लिख लेते हैं। a का मान हो जाएगा x² का गुणक जो कि a, b का मान हो जाएगा -9 और c का मान हो जाएगा a। तो गुणनफल 8 दिया हुआ, गुणनफल हम लोग क्या बोलते हैं? अल्फा इंटू बीटा, और बराबर क्या होता है? c/a होता है। तो अल्फा इंटू बीटा का मान दिया हुआ है 8 और बराबर c का मान कितना है? तो a है और a का मान है 1। तो देखिए जब इसको हल करेंगे तो a बराबर कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। बिल्कुल देखिएगा ऑप्शन सी में है, तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा इस सवाल का। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है यदि 2 चरों में 2 रैखिक समीकरण के हल अनंत हों तो उनके आलेख क्या होंगे? देखिए अनंत हल बोला है, तो जब अनंत हल कब होता है? जब दोनों रेखाएं समपाती होती है, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। जब समपाती रेखाएं होती है यानी कि एक रेखा है और दूसरा रेखा भी उसी पर आ जाता है, तो इस तरह से अनंत हल निकलते हैं, तो इसे समपाती कहा जाता है। वहीं समांतर, जब 2 रेखाएं समांतर होती है, पहली रेखा दूसरी रेखा इस तरह से समांतर कभी नहीं मिलती हैं, तो इसका कोई भी हल नहीं होता है। ठीक है। उसी तरह से 2 प्रतिच्छेदी रेखाएं, जब 2 प्रतिच्छेदी रेखाएं होती है तो उनमें एक अद्वितीय हल होता है। क्या होता है? अद्वितीय हल होता है। इस बात को ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है किसी त्रिभुज ABC के 2 शीर्ष A B हैं एवं केंद्र कितना है तो तीसरे शीर्ष का नियामक क्या होगा? देखिए त्रिभुज के शीर्षों का नियामक का फॉर्मूला होता है x बराबर होता है x1 + x2 + x3 और y में 3। तो देखिए x जो है ये वाला, ये केंद्रक का मान है, यानी केंद्रक जो होगा उसका x का मान होता है। केंद्रक में x का मान कितना बोला है? 3 यहाँ पे लिख लेंगे, बराबर x1 का मान देखिएगा ये 2 का मान हो जाएगा, 2 और x2 का मान ये हो जाएगा, तो 2 और +1 और प्लस x3 कर देंगे बटे में 3। ठीक है। 3 तिया इधर गुना होकर 9 हो जाएगा, बराबर इधर हो जाएगा 3 + x3। जब इधर 3 आ जाएगा तो 6 बराबर x3, यानी x3 का मान कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा, यानी x3 का मान 6 होगा। y का मान भी निकालना पड़ेगा, y3 का मान। तो अगर देख लेते हैं इनमें से x का मान किस में 6 है, यहाँ पे तो नहीं है, ये ऑप्शन भी गलत। इसमें भी x का मान 6 नहीं है, गलत।
बिल्कुल यहाँ जो है x का मान 6 है, यहाँ भी x का मान 6 नहीं है, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। ऑप्शन सी ही इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। अगला है, निम्न में कौन सा अपरिमेय नहीं है? अपरिमेय नहीं है इसका मतलब परिमेय हो जाएगा। तो देखिए 64/81, इसको जब बाहर करेंगे तो हो जाएगा 8/9, बिल्कुल यही परिमेय संख्या हो जाएगा। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। वहीं पे बी नंबर जो है यह परिमेय नहीं है, ये भी परिमेय नहीं है, ये भी परिमेय नहीं है, ये सारे अपरिमेय हैं। आगे देख लेते हैं। अगला बोला है कि 5 प्रथम विषम संख्याओं का माध्य होगा। देखिए 5 प्रथम विषम संख्या क्या है? 1 + 3 + 5 + 7 + 9, ये 5 विषम संख्याएं हैं। इनको क्या करेंगे तो माध्य करने के लिए, माध्य ज्ञात करने के लिए इनकी संख्या से भाग कर देंगे। तो सबको जोड़िए, 9 और 7 कितना है? 16, 16 5 21 और 3 24 और 1 25 हो जाएगा। 25/5 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 5 इसका आंसर आएगा। यानी इनका माध्य हो जाएगा 5, जो कि ऑप्शन सी में है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए अगला सवाल है, बिंदु 2, 3 की मूल बिंदु से दूरी क्या होगी? देखिए जब भी मूल बिंदु से दूरी निकालना है, आपको जिस बिंदु का भी दूरी निकालने बोला है, आप उन बिंदुओं के मान का क्या कर दीजिए? स्क्वायर कर दीजिए। तो 2 का स्क्वायर कर देंगे प्लस 3 का भी स्क्वायर कर देंगे और रूट इस पर चढ़ा देंगे। तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, 9 और 4 को जोड़िएगा तो हो जाएगा 13, √13 बिल्कुल इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। लेकिन यह आपका फॉर्मूला तभी काम आएगा जब केवल कब बोले? मूल बिंदु से दूरी बोले। लेकिन जब दो बिंदुओं की दूरी बोलेगा तो आपको दूरी वाला फॉर्मूला लगाना होता है। दूरी का फॉर्मूला होता है √x2 - x1 का होल स्क्वायर और प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ये जब आपको दो बिंदुएं दिया हुआ है तब आपको ये वाला फॉर्मूला लगाना है। लेकिन मूल बिंदु से बोलेगा तो आपको डायरेक्ट इसी वाले से निकाल लेना है। तो देखिए आज के इस वीडियो में हम लोगों ने 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखा है जो आपकी एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसी तरह के सीरीज़ के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।